अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर 4 स्टोशियोमेट्री टॉपिक 4.1 मोल। What is mole? The mole is the SI unit for counting particles in chemistry. 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसे कि डेली लाइफ में हम डोजन को 12 की इक्वल लेते हैं, हमें कोई कहता है कि ये 1 डोजन है तो हमें आइडिया हो जाता है कि 1 डोजन का मतलब ये 12 आइटम्स की बात कर रहे हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में अगर हमें कोई 1 मोल कहता है कि 1 मोल पार्टिकल्स हैं या 1 मोल है तो हमें समझ में आ जाता है कि 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स यानी कि एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन की बात की जा रही है। जैसे कि हम कार्बन के 1 मोल कार्बन जो है वो इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन के एटम्स के। इसी तरह 1 मोल सोडियम में 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम के एटम्स होते हैं और 1 मोल वाटर में 6.023 इंटू 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 मोल में 1 मॉलिक्यूल नहीं होता बल्कि 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मास एंड मोल रिलेशनशिप। एटॉमिक मास या फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये एक पार्टिकल का नहीं होता बल्कि ये 1 मोल सब्सटेंस का होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की और हम कहते हैं कि ऑक्सीजन एटम का मास जो है वो 16 है, तो ये जो 16 ग्राम मास है ये एक ऑक्सीजन का नहीं होता बल्कि ये 1 मोल ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। या हम कह सकते हैं कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास जो होता है वो 16 ग्राम होता है। मोलर वॉल्यूम। What is molar volume? Molar volume is the volume occupied by 1 mole of any gas at standard temperature and pressure. मतलब कि कोई भी गैस, जैसे आप हाइड्रोजन गैस ले लो और हाइड्रोजन गैस के आप 1 मोल ले लो तो 1 मोल का मतलब है उसमें कितने H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर। अगर आप इस गैस को एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर लो तो इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो ये मोलर वॉल्यूम है, ये हर 1 मोल गैस का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यही वॉल्यूम होता है। इस कन्वर्जन को यूज़ करके हम बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड गैस की, अमोनिया गैस की, और हम अमोनिया गैस कहते हैं कि हमारे पास अमोनिया गैस का वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। इट मीन्स के अमोनिया गैस कितनी यूज़ की गई है 1 मोल यूज़ की गई है क्योंकि 1 मोल का ही वॉल्यूम इतना होता है और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम बहुत सारी इक्वेशंस एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 4.1 है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहाँ पर उन्होंने हमसे 2.5 मोल्स का वॉल्यूम पूछा हुआ है, लेकिन हमें आइडिया है कि 1 मोल किसी भी गैस का जो 1 मोल है उसका वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर 1 मोल का वॉल्यूम 22.414 है तो 2.5 मोल्स का वॉल्यूम क्या होगा, हम 1 मोल के वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड वी विल गेट आंसर, दैट इज 56.035 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है डेंसिटी। आप सबको पता है कि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें पता है कि हम किसी भी गैस को अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे लें तो उसका वॉल्यूम जो है वो 22.414 होगा। जैसे हम कंपेयर कर लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को और हमने इन दोनों की डेंसिटी फाइंड करनी है कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो दोनों के लिए हम फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम ही यूज़ करेंगे। लेकिन हमें पता है अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर ले रहे हैं तो वॉल्यूम दोनों का 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा, यानी कि दोनों का वॉल्यूम सेम ही होता है 1 मोल के लिए। बट हमें पता है अगर वॉल्यूम सेम है तो हम किस तरह इन दोनों की डेंसिटी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इट मीन्स कि एक ही फैक्टर रह गया दैट इज़ मास, क्योंकि मास दोनों का 1 मोल का डिफरेंट होता है। तो अगर वॉल्यूम दोनों का सेम है तो फिर हम मास के ज़रिए देख सकते हैं, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और जिसका मास कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। अकॉर्डिंग टू अगर हम मास चेक करें तो क्लोरीन का मास ज़्यादा होता है, इट मीन्स क्लोरीन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, और हाइड्रोजन का मास कम है तो उसकी डेंसिटी कम होगी।
नेक्स्ट है डेंसिटी एंड मोलर मास कैलकुलेशन। डेंसिटी क्या है, हमें पता है कि डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है। अब डेंसिटी से हम क्या कौन कौन सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। डेंसिटी हमें पता है कि डेंसिटी के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। इस फार्मूला को यूज़ करके मोलर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस विच हैज़ डेंसिटी 1.43 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब हमें उन्होंने गिवन है डेंसिटी, और डेंसिटी 1.43 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब है कि हर 1 डेसीमीटर क्यूब में 1.43 ग्राम्स प्रेजेंट होगा। तो अगर 1 डेसीमीटर क्यूब में इतना प्रेजेंट है तो अगर मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे कि 1 मोल में कितना मास होगा। तो 1 मोल का वॉल्यूम हमें पता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। इसका मतलब ये है कि हम 1.43 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.414 से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 32.032 ग्राम्स। इसका मतलब है कि 1 मोल का जो मास है दैट इज़ 32 ग्राम। नेक्स्ट है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमें एक वॉल्यूम गिवन है 20 डेसीमीटर क्यूब और हमने फाइंड करना है कि 20 डेसीमीटर क्यूब में मोल्स कितने प्रेजेंट हैं। हमें पता है, हमें इक्वेशन हमें ये बताती है कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब में 1 मोल ऑफ एनी गैस प्रेजेंट होता है। तो अगर 22.414 डेसीमीटर क्यूब में 1 मोल है तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 22.414। और अगर हमने 20 डेसीमीटर क्यूब के लिए फाइंड करना है तो इट मीन्स के हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है विथ 20 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.89 मोल्स। इसका मतलब है कि 20 डेसीमीटर क्यूब में ऑक्सीजन के इतने 0.89 मोल्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है व्हाट वॉल्यूम डज 0.6 मोल्स ऑफ H2 गैस ऑक्यूपाई। अब उन्होंने मोल दिया हुआ है, हमने वॉल्यूम बताना है। तो हमें पता है कि 1 मोल के अंदर तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो फिर 0.6 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, तो हम 22.414 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.6 से एंड वी विल गेट आंसर 13.44 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है व्हाट डज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टेल अस। जब भी हम कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखते हैं तो हमें ये बताता है कि बेसिकली कितने रिएक्टेंट्स रिएक्ट किए हैं और कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है। जैसे कि इस इक्वेशन का मतलब है कि जब 2 मोल्स H2 के रिएक्ट किए हैं विद 1 मोल ऑक्सीजन तो उसके रिज़ल्ट में 2 मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं H2O के। या हम ये कह सकते हैं अगर हाइड्रोजन का मास 2 मोल्स का देखें तो कितना होता है, 1 हाइड्रोजन का मास 1 है तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो 4 ग्राम्स हो गया। इसी तरह एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 2 मोल्स का 32 ग्राम्स हो गया। इसी तरह एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 ग्राम है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मोलर मास होगा वो क्या होगा 2 × 18 30 ग्राम्स आ गया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन जब 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे उसके रिजल्ट में 36 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। या इस इक्वेशन से हम ये भी बता सकते हैं कि जब 2 × 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम हाइड्रोजन का रिएक्ट किया विद 22.414 ऑक्सीजन तो एज अ रिज़ल्ट 2 × 22.414 वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ H2O का। तो इस तरह हम ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट है 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कलेक्टेड एट STP।
हमें गिवन क्या है, पहले इक्वेशंस देखेंगे और फिर हम देखेंगे गिवन क्या है। गिवन है 100 ग्राम मैग्नीशियम, आप इसके नीचे हम लिख लेते हैं 100 ग्राम मैग्नीशियम गिवन है, और हमने ये फाइंड करना है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कलेक्टेड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन गिवन हो और आपको कोई भी मास गिवन हो तो आपने सबसे पहले मास को कन्वर्ट करना है उसके मोल में, यानी मैग्नीशियम का मास गिवन है तो आपने सबसे पहले मैग्नीशियम के मोल्स फाइंड करने हैं, और मोल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, और हमें पता है कि मास गिवन है 100 और मैग्नीशियम का जो मोलर मास होता है 24, जब हम डिवाइड करेंगे वी विल गेट आंसर 4.17। इसका मतलब है कि हमने मैग्नीशियम के 4.17 मोल यूज़ किए हैं और हमने फाइंड करना है उसके रिज़ल्ट में कितना वॉल्यूम बना। तो हम पहले क्या करेंगे, अगर हमें मोल्स गिवन है तो हम मोल्स से मोल्स फाइंड करेंगे और फिर मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर हम इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने क्या करना है, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन को कंपेयर करना है। हम ये देखते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो 1 मोल जब यूज़ होता है तो हाइड्रोजन का 1 मोल प्रोड्यूस होता है। तो अगर 1 मोल 1 प्रोड्यूस करेगा तो अगर हम 4.17 मोल यूज़ करेंगे तो वो कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, 4.17 हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस करेगा, 4.17 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम के लिए तो हमारे पास इजी कैलकुलेशन है कि 1 मोल इज़ इक्वल्स टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट STP, then 4.17 mole will be equal to 22.414 into 4.17। तो जब हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 93.408 डेसीमीटर क्यूब। सो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट है व्हाट क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से हमें यही पता लग रहा है कि 1 NaCl जब डिज़ोल्व होता है वाटर में तो वो 1 Na पॉजिटिव आयन या 1 NCl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, या हम ये कह सकते हैं कि जब 6.023 इंटू 10⁻23 NaCl डिज़ोल्व होंगे वाटर में तो वो 6.023 इंटू 10⁻23 Na पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे एंड 6.023 इंटू 10⁻23 क्लोरीन आयन प्रोड्यूस करेंगे, क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि जब 58.5 ग्राम 58.5 किसका, सोडियम और क्लोरीन का, हमने जब मास ऐड किया सोडियम का मास था 23 और क्लोरीन का मास था 35.5, तो आंसर आया 58.5। इसी तरह सोडियम का मास होता है 23 और क्लोराइड आयन का मास, क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो इट मीन्स कि जब हमने 58.5 ग्राम NaCl को डिज़ोल्व किया वाटर में तो उसके रिज़ल्ट में 23 ग्राम सोडियम प्रोड्यूस हुआ और 35.5 ग्राम क्लोराइड आयन प्रोड्यूस हुए। नेक्स्ट है व्हाट क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो सेम वही इन्फॉर्मेशन हमने बताना है कि इसमें हमें यह बताया गया है कि हम C3H8 प्रोपेन को कहते हैं, तो अगर हम 1 मोल प्रोपेन को रिएक्ट करेंगे 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो उसके रिज़ल्ट में 3 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड 4 मोल्स वाटर के प्रोड्यूस हो रहे हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द टर्म्स मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनके मास को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, जबकि मोलर मास हम कहते हैं 1 मोल के मास को हम मोलर मास कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई कहे कि H2O का जो है वो मॉलिक्यूलर मास क्या है तो हम कहेंगे 18 AMU। इसका मतलब है एक H2O के मॉलिक्यूलर मास का मतलब है ऑक्सीजन का मास प्लस H2 का मास जो 1 मॉलिक्यूल में है उसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो है 18 एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि वाटर का मोलर मास क्या है तो मोलर मास का मतलब होगा कि 6.023 इंटू 10⁻23 जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास क्या होगा, तो वो इक्वल होता है 18 ग्राम
पर मोल के। तो ये छोटा यूनिट है और ये बड़ा यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ जिंक इज नीडेड टू प्रोड्यूस 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मैंने आपको बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आप नीचे साथ साथ लिख लो। 100 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है और हमने ये फाइंड करना है कि कितना जिंक चाहिए। सबसे पहले 100 सेंटीमीटर क्यूब से हम ये फाइंड करेंगे कि HCl कितना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, गिवन वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं मोलर वॉल्यूम से और आंसर हमारे पास आता है 22.414 मोलर वॉल्यूम होता है ना, उससे जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.46 × 10⁻³ मोल। इसका मतलब HCl के कितने मोल हमने यूज़ किए, इतने। अब हम क्या करना है, HCl और जिंक की रेशो फाइंड करनी है। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 HCl need 1 zinc। तो अगर 1 HCl need 1 zinc देन गिवन जो हमारे पास HCl है वो है 4.46 × 10⁻³ तो इट मीन्स कि जिंक कितना होगा, वो भी 4.46 × 10⁻³ मोल ही यूज़ हुआ होगा। अब हमने मोल फाइंड नहीं करने, हमने तो मास फाइंड करना था और हमें पता है कि मास के लिए हम क्या करते हैं, मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसके मॉलिक्यूलर मास से और हमें पता है मोल्स हैं 4.46 × 10⁻³ और जो जिंक का मोलर मास होता है दैट इज़ 65.4। जब मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट आंसर 0.291 ग्राम। तो इट मीन्स कि ये है जिंक का मास। In a balanced chemical equation, the coefficient used are taken as mole that indicate the proportion to the next chemical in equation। इसका मतलब ये है जो कोफिशिएंट होता है वो पहले लिखा जाता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट 1CH4। तो इट मीन्स कि 1CH4 जब रिएक्ट करेंगे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो 1 मोल, कुछ भी नहीं लिखा, इट मीन्स कि 1 मोल CO2 के प्रोड्यूस होते हैं एंड 2 मोल्स वाटर के प्रोड्यूस होते हैं। How much MgO formed when 4 moles of magnesium reacts with excess of O2? Also calculate moles of O2 required। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने सबसे पहले उसकी इक्वेशन बनानी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो लिखा हुआ है हाउ मच MgO फॉर्म्ड, तो इट मीन्स कि MgO जो है वो प्रोडक्ट में आएगी, ठीक है। फॉर्म व्हेन 4 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, इट मीन्स रिएक्टेंट में एक मैग्नीशियम है और दूसरा है ऑक्सीजन। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे और मैग्नीशियम 2 हो गए तो मैग्नीशियम भी 2 ले लेंगे। अब ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यूज़ किए बगैर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये आपको बनाने आनी चाहिए। अब हमने ये देखा कि हाउ मच MgO फॉर्म्ड, मतलब हमने देखा है कि ये कितना फॉर्म हुआ है व्हेन 4 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट, जब इतने 4 मोल्स हमने इसके लिए हैं विद एक्सेस ऑफ O2। तो हम पहले देखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रहा है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि Mg अगर हम 2 यूज़ करेंगे तो MgO कितने प्रोड्यूस होंगे, 2। तो इट मीन्स कि अगर हम 4 मोल्स यूज़ करेंगे तो कितने MgO प्रोड्यूस होंगे, 4 मोल्स। तो इस तरह हम इजीली बता सकते हैं कि कितने मोल्स MgO के प्रोड्यूस होंगे। इस तरह हमारे पास मोल्स आ गए। अब हम इनका मास फाइंड करना है। मास फाइंड करने के लिए हम मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास से और हम जब मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे MgO का मोलर मास क्या होगा, 60 × 4 इज़ 240। तो इसका मतलब MgO के 240 ग्राम्स MgO प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड। अब हमें पता लग गया है कि 4 मोल्स अगर इसके हैं तो हमें पता है कि 4 मोल्स MgO के हैं। अब हमने फाइंड करना है कि O2 कितना रिक्वायर हुआ है। तो हमें पता है कि 2 मोल्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन Mg और O को हम देखते हैं तो 2 Mg यूजेस 1 ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर 2 को 1 की ज़रूरत है तो 1 को कितने की ज़रूरत होगी, 1/2। और ये हमें गिवन कितने हैं, 4 मोल्स हैं तो 1 × 2 × 1/2 × 4 लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ O2।
Next step, potassium chlorate is used in making matches and dyes. On decomposition, it produces KCl and oxygen. If 25 gram of KClO3 is decomposed, calculate the quantities of the following. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने इक्वेशन बनानी है. इक्वेशन कैसे बनाएंगे? KClO3 उन्होंने कहा डिकम्पोज होगा तो प्रोड्यूस होगा KCl, तो KCl और सेकेंड चीज़ क्या प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन यानी कि O2. सबसे पहले हम ऑक्सीजन को देखते हैं. यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं और यहाँ पर 3 है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं विथ 2 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं विथ 3 ताकि ये दोनों सेम हो जाएं. अब ऑक्सीजन तो सेम हो चुके हैं बट KCl जो है यहाँ पर 2 KCl हैं और यहाँ पर 1 है, तो ये भी हमने इस तरह बैलेंस कर लिया. अब हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. गिवन है कि 25 ग्राम हमने KClO3 का लिया है और हमने ये फाइंड करना है कि कितना O2 प्रोड्यूस होगा. ठीक है, हमने 25 ग्राम से O2 कितना प्रोड्यूस होगा हमने वो फाइंड करना है. तो जिस चीज़ को हमने फाइंड करना होता है उन दोनों के दरमियान हम क्या लगाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उनको कंपेयर करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 KClO3 produces 3 moles of O2. अब हमें 3 प्रोड्यूस करता है, तो हमें क्वेश्चन में कितने मोल्स गिवन है, हमें क्वेश्चन में मास गिवन है. तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने मोल्स को, मास को मोल में कन्वर्ट करना है. उसके लिए आपको मास को डिवाइड करना होगा, उसके मोलर मास है दैट इज़ 122.5 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.204 मोल्स. तो अगर 2 KClO3 3 ऑक्सीजन जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं तो 0.204 कितने प्रोड्यूस करेंगे. उसके लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर को यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.306 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो ऐसे हम लोगों ने ऑक्सीजन फाइंड कर लिए. नेक्स्ट है हाउ मच मास इन ग्राम्स, मतलब हम लोगों ने मास इन ग्राम फाइंड करना है. तो मास इन ग्राम फाइंड करने के लिए हम मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनके मोलर मास से और मोल्स 0.306 आया और मोलर मास आपको पता है ऑक्सीजन का 32 होता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 9.796 ग्राम्स. Next है CO can reduce iron oxide into iron metal. How many moles of CO are needed to reduce 5 moles of Fe2O3? मतलब हमें ये बताना है कि Fe2O3 अगर 5 मोल्स हैं तो उनके लिए हमें कितना CO रिक्वायर है ये फाइंड करना है. उसके लिए हम इनके दरमियान लाइन ड्रॉ करते हैं और अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें पता है कि एक Fe3O2 जो है 1 मोल जो है वो 3 CO यूज़ कर रहा है. तो अगर 3 यूज़ कर रहा है तो क्वेश्चन में हमने ये फाइंड करना है कि 5 मोल कितने यूज़ करेगा. तो 5 मोल यूज़ करेगा 3 × 5 दैट इज़ 15 मोल्स. Next है calculate amount of phosphine that can be prepared when 1 mole of calcium phosphide reacts with excess of H2O. हमने ये फाइंड करना है कि ये कितना PH3 प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 जो कैल्शियम फॉस्फाइड है वो प्रोड्यूस कर रहा है 2 फॉस्फीन. 1 प्रोड्यूस कर रहा है 2 फॉस्फीन. तो हमने अब ये फाइंड करना है कि उसका मास अगर 1 प्रोड्यूस कर रहा है तो अब हम लोगों ने क्या, और क्वेश्चन में भी हमें 1 ही देखा है तो इसका मतलब 1 फॉस्फीन के कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं, 2 मोल्स प्रोड्यूस हुए. अब हमने फॉस्फीन का मास फाइंड करना है. मास फाइंड करने के लिए हम मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास से, मोलर मास से. फॉस्फीन का मोलर मास होता है 34, तो 34 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 68 ग्राम. मीथानॉल बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन. अब हमने इस इक्वेशन को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना है. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें 3.50 मोल्स गिवन है मीथानॉल के और हमने ये देखना है कि जब ये बर्न होगा तो इसके रिज़ल्ट में कितना ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होगा.
कितना ऑक्सीजन यूज़ होगा और कितने वाटर प्रोड्यूस होंगे। तो पहले हमने इन दोनों को यूज़ करना है, बाद में फिर हमने इनको वाटर के साथ भी देखना है। तो जिसको दोनों को पहले यूज़ करना है, हमने इन दोनों के दरमियान एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स यूजेस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 2 मीथानोल 3 ऑक्सीजन को यूज़ करता है बर्निंग के लिए। तो 1 कितने यूज़ करेगा 3/2, और क्वेश्चन में कितने गिवन है 3.50। तो 3/2 इंटू 3.50 आंसर आ जाएगा 5.25 मोल्स ऑफ O2। 5.25 मोल्स ऑफ O2 हमारे पास मोल्स आ गए ऑक्सीजन के। अब हम लोगों ने फाइंड करना है वाटर। वाटर फाइंड करने के लिए अब हमने मीथानोल को कंपेयर करना है विद वाटर। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मीथानोल जो हैं वो 4 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। तो इट मीन्स 1 कितने प्रोड्यूस करेगा 4/2। क्वेश्चन में कितने गिवन है 3.50 गिवन है। तो इट मीन्स कि वाटर कितने प्रोड्यूस होंगे 4/2 इंटू 3.50, और वो आंसर आ जाएगा 7 मोल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 490 ग्राम्स ऑफ KClO3। तो जब भी इक्वेशन आती है आप उसकी क्वेश्चन आता है तो आप उसकी पहले केमिकल इक्वेशन बनाते हो। हमें पता है कि KClO3 जब डिकम्पोज होता है ये प्रोड्यूस करता है KClNO2। अब बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2। अब गिवन है कि 490 ग्राम्स है KClO3 के, और हमने फाइंड करना है ऑक्सीजन। तो जब भी ग्राम्स आता है आप सबसे पहले क्या करते हो, उसको मोल में कन्वर्ट करते हो। मोल में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम्स को डिवाइड करते हो उनके मॉलिक्यूलर मास से, और वो आंसर जैसे 122.5 है तो आंसर आ जाएगा 4 मोल्स। मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद जिन दो चीज़ों को जिसको यूज़ करना है वो लिख लें, और जिसको फाइंड करना है वो सामने लिख लें। फिर आपने देखा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 KClO3 जो है वो 3 O2 जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर 2 3 को प्रोड्यूस करें तो 1 कितने को प्रोड्यूस करेगा 3/2 को, और गिवन हमें 4 मोल्स हैं तो 4 मोल्स कितना यूज़ करेगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आंसर आ जाएगा 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स के जो मोल्स हैं वो 6 मोल्स हैं। अब इन मोल्स को यूज़ करके हम मॉलिक्यूल भी फाइंड कर सकते हैं और वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है, मोल्स को एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। तो एवोगेड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो आपको पास आंसर आ जाएगा 3.612 इंटू 10⁻24। इसी तरह अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप वॉल्यूम के लिए क्या करते हो, मोल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हो मोलर वॉल्यूम से, दैट इज़ 22.414 डेसीमीटर क्यूब। मोल्स आपके पास है 6 और वॉल्यूम है 22.414 एंड यू विल गेट volume. Next है 20 gram of H2SO4 on dissolving in water ionizes completely. Calculate number of H2SO4 molecule, number of H plus ions and sulfate ions and mass of individual ion. तो कहा है कि H2SO4 जब पानी में डिज़ोल्व होता है वो 2 H पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस करता है और एक SO4 आइन प्रोड्यूस करता है। हमें गिवन है कि 20 ग्राम H2SO4 हमने यूज़ किए हैं। तो 20 ग्राम H2SO4 में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगेड्रो नंबर, लेकिन हमें यहाँ पर मास गिवन है। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स फाइंड करने हैं, और जब हम मोल्स फाइंड करेंगे आंसर आ जाएगा 0.204। अब हमने मोल्स को यूज़ करके मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, और मोल्स अगर हमारे पास 0.204 हैं तो मॉलिक्यूल्स हमें पता है क्या होंगे, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है एवोगेड्रो नंबर से, और वो हो जाएगा 1.228 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड पार्ट है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आइन एंड नंबर ऑफ सल्फेट आइन। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक H2SO4 जो है वो 2 H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है। इट मीन्स के एक
अगर हमने एक मॉलिक्यूल H2SO4 का दो मॉलिक्यूल्स दो हाइड्रोजन के आइंस प्रोड्यूस करता है, इट मीन्स कि 1.228 × 10⁻23 अगर हम H2SO4 के मॉलिक्यूल लेंगे तो वो कितने हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस करेगा, 2 × 1.228 × 10⁻23, और जो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.456 × 10⁻23। ये हमने H पॉजिटिव फाइंड कर लिया। अब हमने सल्फेट फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक H2SO4 जो है वो प्रोड्यूस करता है 1 सल्फेट आयन, तो 1.228 × 10⁻23 H2SO4 के मॉलिक्यूल कितने सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा, 1.22 × 8 × 10⁻23 ही सल्फेट के आयन्स प्रोड्यूस करेगा। अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, और लास्ट पार्ट है मैस ऑफ इंडिविजुअल आयन। मैस ऑफ इंडिविजुअल आयन के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मैस किसी भी इंडिविजुअल आयन के मैस को फाइंड करने के लिए उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपने उनको एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड करना है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स गिवन है 2.456 × 10⁻23, तो आपने पहले इनको एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 6.02 × 10⁻23 से आपने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है इनके मोलर मैस से, और हाइड्रोजन का मोलर मैस हमें पता है 1.008 होता है। तो जो हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1411 ग्राम। इसी तरह अगर हमने सल्फेट का मैस फाइंड करना है तो सल्फेट के मैस के लिए भी हमने यही करना है। सल्फेट के जो आयन्स हैं, कितने आयन्स हैं सल्फेट के, 1.228 × 10⁻23। आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है एवोगेड्रो नंबर से जो 6.023 × 10⁻23 है, और मल्टीप्लाई कर देना है सल्फेट के मैस के साथ। और सल्फेट का मैस क्या होता है, 96 होता है। जब हम मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 19.58 ग्राम्स। इसका मतलब ये दोनों का इंडिविजुअल आयन है। तो इंडिविजुअल आयन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए जो ये है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन, कॉमन कंसंट्रेशन यूनिट। तो कॉमनली जो हम कंसंट्रेशन यूनिट यूज़ करते हैं वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आपको कोई कहता है कि 18 मोलर सोल्यूशन है, 18 मोलर का मतलब है कि 18 मोल्स जो हैं वो डिज़ोल्व हुए हैं 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में। या अगर 12.1 मोलर का मतलब क्या होगा, 12.1 मोल्स डिज़ोल्व हुए हैं 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में, मतलब हर 1 डेसीमीटर क्यूब में 12.1 मोल प्रेजेंट है। इसको यूज़ करके हमें ये पता लग जाता है कि अगर किसी चीज़ की मोलैरिटी ज़्यादा होती है, इसका मतलब उसके 1 डेसीमीटर क्यूब में ज़्यादा मोल डिज़ोल्व हुआ है। जैसे अगर कोई कहता है कि ये 10 मोलर है और दूसरी चीज़ 20 मोलर है, तो 10 मोलर का मतलब है 1 डेसीमीटर क्यूब में 10 मोल डिज़ोल्व हुआ है, और 20 मोलर का मतलब होता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 20 मोलर है। इस तरह हमें पता लग जाता है कौन सा सोल्यूशन कंसनट्रेटेड है और कौन सा डाइल्यूट है। इसको हम डिफरेंट इक्वेशंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि यूरिया इज़ अ वाइट सॉलिड यूज्ड एज फर्टिलाइजर एंड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेटिक plastic. A solution contain 40 gram urea dissolved in 500 centimeter cube of solution. Calculate molarity. Molarity का फॉर्मूला भी हमने बताया कि मोल्स को आप डिवाइड कर दो वॉल्यूम से, और वॉल्यूम हमने डेसीमीटर क्यूब में लेना है। अब मोल्स तो हमें गिवन नहीं है, हमें तो यहाँ पर वॉल्यूम, हमें मैस गिवन है यूरिया का। तो सबसे पहले आप मैस को मोल में कन्वर्ट करो, तो 40 मैस आ गया, और यूरिया का मोलर मैस कैसे आएगा, जब आप इन सब मैसेस को ऐड करोगे तो यूरिया का मोलर मैस आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हम क्या 60 से डिवाइड करेंगे, 40/60 करेंगे, तो यहाँ से हमें यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे, जो हैं 0.667 मोल्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, इससे मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मोलैरिटी के लिए आप क्या करते हो, मोल्स को डिवाइड करते हो वॉल्यूम से, लेकिन वॉल्यूम आप लोगों ने किस में लेना है, डेसीमीटर क्यूब में लेना है, और यहाँ पर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है।
तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, वैल्यू को डिवाइड करते हो 1000 से। जब 500 को 1000 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। मतलब किसी भी सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1000 से डिवाइड करना है, तो आंसर आ गया 0.5। तो अब अपने मोल्स 0.667 थे, वॉल्यूम है 0.5, हम डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा 1.334। इट मीन्स कि मोलारिटी क्या है यूरिया की, 1.334 मोलर है ये। नेक्स्ट है 1250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ AgNO3 solution and added to excess of NaCl, what mass of AgL will be formed। अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन बनानी है कि AgNO3 जब रिएक्ट हमने ऐड किया है NaCl में, उसके रिजल्ट में प्रोड्यूस हुआ है AgCl। अगर एक AgCl प्रोड्यूस हुआ होगा, दूसरा क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, NaNO3। ठीक है, अब ये बैलेंस्ड है। गिवन है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब AgNO3 का और 0.1 मोलर AgNO3 है और हमने AgCl को फाइंड करना है। 0.1 मोल का मतलब क्या होता है, 0.1 मोलर का मतलब ये है कि हर 1 डेसीमीटर क्यूब में 0.1 मोल डिज़ोल्व हुआ है। और इसका मतलब ये भी है कि 1000, हम ये कह सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 0.1 मोल AgNO3 का प्रेजेंट है। तो अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 0.1 मोल प्रेजेंट है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.1 डिवाइड बाय 1000 प्रेजेंट होगा और 250 सेंटीमीटर क्यूब में 0.1 डिवाइड बाय 1000 इनटू 250 प्रेजेंट होगा और आंसर इसका आता है 0.025 मोल ऑफ AgNO3। तो ऐसे हम लोगों ने AgNO3 के मोल फाइंड कर लिए, जो आ गया हमारे पास 0.025। और अब हमने फाइंड करना है कि अगर इतने AgNO3 हैं तो कितने AgCl प्रोड्यूस होंगे। तो 12 से हम इन दोनों के दरमियान लाइन ड्रॉ करेंगे, AgNO3 और AgCl। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 AgNO3 प्रोड्यूसेस 1 AgCl। तो इट मीन्स के 0.025 AgNO3 जो है वो 0.025 AgCl प्रोड्यूस करेगा। और हमने AgCl का मास फाइंड करना है, तो मास मोल्स तो हमें गिवन है, तो मोल्स को सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे इसके मोलर मास से, और मोलर मास जो है वो AgCl का अगर आप फाइंड करें वो है 143.5 ग्राम्स। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.59 ग्राम्स। नेक्स्ट है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर सोडियम सल्फेट विल रिएक्ट विद 275 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.25 बेरियम सोल्यूशन टू कम्प्लीटली प्रेसिपिटेट बेरियम इन सोल्यूशन। सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन क्या बनेगी, सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है, वो बेरियम क्लोराइड से मिलता है जो है BaCl2, जो प्रोड्यूस करेगा बेरियम सल्फेट BaSO4, और दूसरा क्या प्रोड्यूस करेगा, NaCl। कितने NaCl, 2 NaCl ये प्रोड्यूस करेगा। अब हमें गिवन क्या है कि 0.5 मोलर सोडियम सल्फेट है, मतलब 0.5 मोलर ये है, और ये रिएक्ट करेगा विद 275 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम। इसका वॉल्यूम है 275 सेंटीमीटर क्यूब। और सेकंड हमें इसका मोलारिटी भी गिवन है और वो है 0.25 मोलर। हमने फाइंड ये करना है कि कितने सोडियम सल्फेट का वॉल्यूम, मतलब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। हमें इसके मोल्स भी गिवन है, इसके मोल्स भी गिवन है, इसका वॉल्यूम गिवन है और इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है m1v1 डिवाइडेड बाय n1। n1 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को और m2v2 डिवाइडेड बाय n2। तो अगर हम m1v1 इसको कह दें, सोडियम सल्फेट के मोल्स को, मोलारिटी को m1, वॉल्यूम को v1 और नंबर ऑफ मोल्स को n1 कह दें, तो इसको हम n2, m2 और v2 कह देंगे। अब सोडियम सल्फेट को देखें तो सोडियम सल्फेट का जो की मोलारिटी वो 0.5 है, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है और नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 है। इसी तरह बेरियम क्लोराइड का जो की मोलारिटी 0.2 है, वॉल्यूम 275 है और
नंबर ऑफ मोल्स जो है 1 है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 137.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे हमने इनका वॉल्यूम फाइंड कर लिया। Next है potassium chlorate is a white solid. It is used in making matches and dyes. Calculate the molarity of the solution that it contain. अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स हैं। पहला है हमें मोल्स गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, हमने मोलारिटी फाइंड करनी है और मोलारिटी का फॉर्मूला हमें पता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल्स 1.5 और वॉल्यूम हमेशा हम डेसीमीटर क्यूब में लेंगे। तो 250 सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम डेसीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था 1000 सेंटीमीटर से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा 0.25। तो आप 0.25 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 6 मोलर। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट है 75 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड टू प्रोड्यूस दिस वर्क। अब डेसीमीटर क्यूब में ऑलरेडी गिवन है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स देने के बजाय उन्होंने यहाँ पर हमें मैस दे दिया है। तो सबसे पहले आपने मैस को मोल में कन्वर्ट करना है और हमें पता है कि मैस को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनको मोल से डिवाइड करते हैं और KClO3 का जो मोलर मैस है 122.5 है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6122। मतलब पहले हमने मोल्स फाइंड किए जो 0.6122 है और वॉल्यूम क्वेश्चन में ऑलरेडी डेसीमीटर क्यूब में गिवन है जो है 1.25। डिवाइड करेंगे, वी विल गेट आंसर 0.4897 मोल। ये पार्ट बी सॉल्व हो गया। अब पार्ट सी की तरफ जाते हैं। पार्ट सी में उन्होंने कहा हुआ है कि मोलारिटी 50 सेंटीमीटर क्यूब है और एक सैम्पल की मोलारिटी हमने फाइंड करनी है, उसका वॉल्यूम भी गिवन है और उसका मैस भी गिवन है। अब देखिए यहाँ पर मैस गिवन है, इसका मतलब मैस को हमने पहले कन्वर्ट करना है मोल में और यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में। पहले हमने ग्राम्स को कन्वर्ट करना है मोल में। तो मैस के फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का मैस डिवाइड बाय मोलर मैस, और मोलर मैस KClO3 का भी हमने बताया 122.5 होता है। तो 122.5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.00204। इसी तरह हम लोग वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे 1000 से और वो आंसर आ जाएगा 0.05। अब हमारे पास मोल्स भी आ गए हैं और हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया। सिंपली अब हम लोगों ने मोल्स को, जो मोल्स आए हैं उसको डिवाइड करना है वॉल्यूम से जो हमने फाइंड किया है, तो हमारे पास मोलारिटी आ जाएगी और मोलारिटी आ गई है 0.408 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.25 molar LiOH will completely react with 0.500 decimeter cube of 0.25 molar H2SO4। मतलब हमें LiOH की मोलारिटी गिवन है 0.25 m और हम लोगों ने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इसी तरह हमें H2SO4 की मोलारिटी गिवन है 0.25 और हमें उसका वॉल्यूम भी गिवन है 0.500 डेसीमीटर क्यूब। बेसिकली हमने ये सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना है। हम दोबारा उसी फॉर्मूले की तरफ जाएंगे, m1v1 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल्स टू m2v2 डिवाइडेड बाय n2। m1 है 0.25, v1 हमने फाइंड करना है, n1 इज नंबर ऑफ मोल दैट इज़ 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। m2 आ गया हमारे पास 0.25, v2 गिवन है क्वेश्चन में 0.500 और n2 इज नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 जो है हमारे पास 1 मोल। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 मोल है। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब। लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 40 सेंटीमीटर क्यूब है HCl का और 0.5 मोलर सोल्यूशन है HCl का, और हमने फाइंड करना है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड। मतलब हमने ये फाइंड करना है और गिवन हमें ये है। इस वैल्यूज़ को यूज़ करके पहले हमने HCl के मोल्स फाइंड करने हैं और हमें पता है कि फॉर्मूला होता है मोलारिटी को मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम के साथ, और कौन से वॉल्यूम के साथ, डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखा हुआ है। तो हमने 40 को डिवाइड करना है 1000 से, आंसर आ जाएगा
0.04 डेसीमीटर क्यूब। तो 0.5 को हम जब 0.04 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास HCl के मोल्स आ जाएंगे जो है 0.02 मोल्स। अब HCl के मोल 0.02 हैं और हमने NaOH के मास फाइंड करना। तो पहले हम इसके मोल फाइंड करेंगे। कैसे? हम कहेंगे, हमें पता है कि HCl को कितने NaOH की ज़रूरत है, तो 1 मोल ऑफ HCl को 1 NaOH की ज़रूरत है। तो 0.02 को कितने की ज़रूरत होगी? 0.02 मोल्स ऑफ NaOH की। लेकिन हमें तो NaOH का मास चाहिए, तो मास फाइंड करने के लिए मोल्स को मोलर मास से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं और मोलर मास जो है हमारे पास 40 है NaOH का। आंसर आ जाएगा 0.8 ग्राम। टॉपिक 4.2 लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन करते हैं A और B के दरमियान और हम कहते हैं जब एक A और एक B कंबाइन करेगा तभी प्रोडक्ट AB बनेगा। हम इनिशियली कुछ रिएक्टेंट ले लेते हैं, जैसे हम 10A ले लेते हैं और 8B ले लेते हैं। हमें पता है कि AB के फॉर्मेशन में जो B है वो स्टार्ट में जब 8B कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि 8B कंज्यूम होने के बाद A के पास रिएक्टेंट नहीं बचेगा कि जिसके साथ वो कंबाइन करके AB बना ले। तो इट मीन्स कि B पहले कंज्यूम हो जाएगा। तो जो चीज़ पहले कंज्यूम हो जाती है उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, और वो रिएक्टेंट जो कुछ अमाउंट में रह जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्टेंट उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। इट इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस एंड डज नॉट लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि इसकी अमाउंट से प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की फॉर्मेशन में। हमें पता है जैसे हम वाटर फॉर्म की फॉर्मेशन में एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ होता है तब जाके वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। अगर हम 1 मोल H2 के लें और उसको 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करें और हम वाटर की फॉर्मेशन करें तो हमें पता है कि वाटर की फॉर्मेशन में हाइड्रोजन तो सारा यूज़ हो जाएगा लेकिन ऑक्सीजन सारा यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आप नोट करें कि वाटर में सिर्फ एक ऑक्सीजन ही रिक्वायर है, जबकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। इट मीन्स के इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सारा कंज्यूम हो जाएगा और ऑक्सीजन की अमाउंट फिर भी आखिर में कुछ रहती होगी। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस होगा। एग्जाम्पल 4.11 है, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम 54.9 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। मतलब हमें कैल्शियम के का मास गिवन है 54.9 ग्राम्स। इसी तरह नाइट्रोजन का मास गिवन है 43.2 ग्राम्स। और हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि कितना Ca3N2 प्रोड्यूस हुआ है। अब देखिए Ca3N2 प्रोड्यूस होने के लिए भी कैल्शियम भी यूज़ हुआ होगा, नाइट्रोजन भी यूज़ हुआ होगा, लेकिन इन दोनों में से वो रिएक्टेंट जो पहले ख़त्म हो जाएगा उसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग ही बनेगी। जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनती है, क्योंकि जब लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन रुक जाती है, क्योंकि एक रिएक्टेंट का होना प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग दोनों जो मैसेज गिवन है सबसे पहले उनको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, और मोल्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का है मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पर कैल्शियम का मास 44.9 गिवन है और मोलर मास 40 है। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.37 मोल्स। इसी तरह नाइट्रोजन के मोल्स फाइंड करने के लिए नाइट्रोजन का मास को डिवाइड करेंगे नाइट्रोजन के मोलर मास से, दैट इज़ 28, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.54।
अब हमें दोनों के मोल्स गिवन हैं। अब हमने ये देखना है कि कैल्शियम कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और नाइट्रोजन कितने प्रोड्यूस कर रहा है। उसके लिए जो भी हम करते हैं तो हम इन दोनों चीज़ों के दरमियान में, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हमें पता लगे कि कौन सा रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट बनाएगा। तो कैल्शियम और कैल्शियम नाइट्राइड और नाइट्रोजन और कैल्शियम नाइट्राइड के दरमियान में हम लाइन ड्रॉ करेंगे और कंपैरिजन करेंगे। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब हम 3 कैल्शियम का यूज़ करते हैं तब जाके एक CA3N2 बनता है। इसका मतलब है अगर हम 1 कैल्शियम का यूज़ करेंगे तो 1/3 कैल्शियम नाइट्राइड प्रोड्यूस होगा। बट क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास 1.37 मोल्स कैल्शियम के अवेलेबल हैं, तो अगर 1.37 मोल्स हैं तो फिर प्रोडक्ट कितनी बनेगी 1/3 इंटू 1.37, जिसका आंसर आता है 0.457 मोल्स। इसका मतलब है कि कैल्शियम इतने मोल्स प्रोड्यूस करेगा। अब नाइट्रोजन को चेक करेंगे। नाइट्रोजन का 1 मोल अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 CA3N2 प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम नाइट्रोजन के हमारे पास 1.54 मोल्स अवेलेबल हैं तो 1.54 को 1.54 ही मोल्स के ही प्रोडक्ट बनाने चाहिए। अब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? जो रिएक्टेंट हमें कम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट देता है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो कैल्शियम हमें कम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है, इसलिए कैल्शियम लिमिटिंग रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग आएगी। इसका मतलब ये है कि कैल्शियम नाइट्राइड के 0.457 मोल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। हाँ, यहाँ पर मैस पूछा गया है तो मैस के लिए आपने मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है इसके मोलर मैस से, और कैल्शियम नाइट्राइड का मोलर मैस होता है 148। आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा आंसर 227.92 ग्राम्स। नेक्स्ट कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करेंगे 1 by 1 क्वेश्चन। हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय मार्श गैस एट STP कंटेनिंग दिस मच मॉलिक्यूल। आपको याद होना चाहिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कि आप जस्ट नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मोलर वॉल्यूम से, दैट इज़ 22.414। इट मीन्स कि हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे तो हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स को हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे? इसके लिए फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, जो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिवाइड कर दो आप एवोगैड्रो नंबर से। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन जो हैं वो 4.8 × 10⁻24 है और एवोगैड्रो नंबर है 6.023 × 10⁻23। आंसर आ जाएगा 7.9 मोल्स। अब ये जो आंसर आया है इसको हमने जस्ट यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करना है और हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 22.414 डेसीमीटर क्यूब से, और आंसर आ जाएगा 177.01 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस विद डेंसिटी ऑफ 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी जो है वो है हमारे पास 1.25 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, जिसका मतलब ये है कि 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर 1.25 ग्राम प्रेजेंट है। और हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट के लिए हम कहते हैं कि 1 मोल में कितना है, तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे 22.414 डेसीमीटर क्यूब में कितना ग्राम प्रेजेंट होगा। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में इतना है, तो 1.25 में 1.25 इंटू 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है, जिसका आंसर आ जाएगा 28.01 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड बाय 500 मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ H2 and O2। इसके लिए पहले हम इक्वेशन लिखेंगे कि 2 H2 जब रिएक्ट करते हैं एक O2 के साथ, मतलब 1 मोल ऑफ O2 के साथ, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। अब हमने देखना है कि गिवन क्या है। गिवन है कि 500 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हमने लिए और 500 ऑक्सीजन के लिए। अब हमने ये देखना है कि प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ, और हमने ये देखना है कि कौन सा इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट है और इनमें से जो एक्सेस में है वो कितना एक्सेस में है।
और अगर हम ऑक्सीजन की अमाउंट को डबल कर दें तो फिर क्या होगा। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है उसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। मैंने अभी आपको मोल का फॉर्मूला बताया था फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, तो आप सिंपल क्या करते हो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए जो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आप एवोगेड्रो नंबर से जस्ट डिवाइड करते हो। तो दोनों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो 500 हैं, तो दोनों का आंसर आ जाएगा 8.3 इंटू 10⁻⁻22। इट मीन्स कि दोनों के मोल्स इतने हैं। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग कौन सा है, तो जो लिमिटेड प्रोडक्ट देगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान हम लाइन ड्रॉ करके चेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 हाइड्रोजन 2 प्रोडक्ट देता है, 2 मोल्स ऑफ वाटर देता है, तो 8.3 इंटू 10⁻⁻22 मोल्स कितने देगा, 8.3 इंटू 10⁻⁻22 ही देगा। जबकि ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1O2 जो है ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स देता है, तो फिर 8.3 इंटू 10⁻⁻22 जो है ये 8.3 इंटू 10⁻⁻22 मल्टीप्लाई बाई 2 हमें प्रोडक्ट देगा, जो आंसर हमारे पास आ जाएगा 16.6 इंटू 10⁻⁻22 मोल्स। इसका मतलब ये है कि जो कम प्रोडक्ट है वो हमें हाइड्रोजन दे रहा है। इट मीन्स हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड ऑक्सीजन इज एन एक्सेस। अब हमें नेक्स्ट ये फाइंड करना है कि ऑक्सीजन कितने एक्सेस में प्रेजेंट है। उसके लिए जो एक्सेस अमाउंट को फाइंड करने के लिए हम दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर करेंगे। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है। अब इट मीन्स कि अगर 1 होगा तो वो 1/2 O2 यूज़ करेगा। और क्वेश्चन में हमने कितने H2O हाइड्रोजन का यूज़ किया है, वो है 8.3 इंटू 10⁻⁻22। इट मीन्स कि 8.3 इंटू 10⁻⁻22 को 1/2 इंटू 8.3 इंटू 10⁻⁻22 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होंगे, जिसका आंसर आता है 4.15 इंटू 10⁻⁻22। इट मीन्स कि बेसिकली हाइड्रोजन को इतने मोल्स ऑक्सीजन के रिक्वायर हैं, बट हमारे पास कितने ऑक्सीजन के मोल्स गिवन हैं, हमने इतने यूज़ किए। इट मीन्स कि इतने में से जस्ट इतने रिक्वायर हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्सेस फाइंड करने के लिए जो गिवन है उनमें से जो यूज़ होंगे उनको माइनस कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.15 इंटू 10⁻⁻22। इट मीन्स कि ये वो मोल्स हैं जो एक्सेस में प्रेजेंट हैं। हमने फाइंड करना है मास, हाउ मच एक्सेस रिएक्टेंट इज अनलेफ्ट, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर मोल्स फाइंड किए हैं। मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली उसको हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन का मोलर मास इज 32। जब मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट आंसर 1.45 इंटू 10⁻⁻22। ठीक है। अब लास्ट है कि इफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 वर डबल तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन जो है फिर लिमिटिंग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस रिएजेंट ही होगा। नेक्स्ट है excess of AgNO3 was added to FeCl3 and 2.02 grams of AgCl was produced. Calculate amount of FeCl3 produced during the reaction. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें इक्वेशन गिवन ना हो, तो सबसे पहले आपने इक्वेशन खुद बनानी है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि हमने AgNO3 को में हमने ऐड किया है FeCl3, तो AgNO3 इसका मतलब है और FeCl3 आर रिएक्टेंट्स, और जब ये कंबाइन कर रहे हैं इनके रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रहा है AgCl। तो अगर एक AgCl प्रोड्यूस होगा तो दूसरा फिर आयरन नाइट्राइट प्रोड्यूस होगा, तो दूसरा फिर FeNO3 होल 2 प्रोड्यूस होगा। अब हमने इक्वेशन को देखना है कि गिवन क्या है। तो गिवन ये है कि हमने 2.02 ग्राम ऑफ AgCl वॉज प्रोड्यूस, मतलब हमें प्रोडक्ट की अमाउंट पता है और वो 2.02 ग्राम है, और इस प्रोडक्ट की अमाउंट से हमने रिएक्टेंट की अमाउंट को फाइंड करना है। मतलब जैसे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह है, थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा कि हमने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फाइंड करना है।
तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको मास गिवन होता है सबसे पहले आप उसको मोल में कन्वर्ट करते हो, जिसके लिए आप उस मास को उसी कंपाउंड के मोलर मास से डिवाइड कर देते हो। और AgCl का मोलर मास होता है 143। जब आप डिवाइड करते हो आपके पास आंसर आता है 0.014 मोल्स। अब आपने ऐसे ही करना है, आपने AgCl की अमाउंट गिवन है, उससे आपने FeCl3 की अमाउंट को फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 AgCl जो है 1 FeCl3 से प्रोड्यूस होता है। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास 0.014 मोल्स AgCl के प्रोड्यूस हुए हैं तो इट मीन्स इसको प्रोड्यूस करने के लिए 0.014 मोल्स ही FeCl3 के यूज़ हुए होंगे। हम मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए हमने सिंपल उन मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है FeCl3 के मोलर मास से, दैट इज़ 162। आंसर आ जाएगा 0.756 ग्राम्स। तो इट मीन्स कि इतना FeCl3 जो था वो हमने यूज़ किया था ये AgCl प्रोडक्ट बनाने के लिए। टॉपिक 4.3 थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। What is theoretical yield? Theoretical yield is the maximum amount of product that can be obtained from a chemical reaction. What is theoretical yield? Theoretical yield वो yield होती है जो हम सोचते हैं कि फॉर्म होगी जब रिएक्शन होगा वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ yield होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, मैंने आपको जैसे लास्ट क्लास में एग्जांपल बताई थी A और B की, और मैंने आपको कहा था अगर एक A रिएक्ट करेगा एक B के साथ तभी जाके AB की फॉर्मेशन होगी। और मैंने आपको कहा था कि हम अगर 10 A ले लें और 8 B लेंगे तो जो हम कम लेंगे वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बनेगी। इसका मतलब है कि टोटल 8 AB बनेंगे, क्योंकि 8 AB बनने के बाद B सारे कंज्यूम हो जाएंगे और A रह जाएंगे एक्सेस में। 8 जो अमाउंट हम सोच रहे हैं कि AB की फॉर्म होगी ये थ्योरेटिकल यील्ड है। ये वो मैक्सिमम यील्ड है जो हमें लगता है कि अगर रिएक्शन बिल्कुल ठीक हो गया तो जो मैक्सिमम यील्ड फॉर्म हो जाएगी वही हमारी थ्योरेटिकल यील्ड होगी। और ये हमें ये भी बताता है कि अगर हमारी इतनी ही यील्ड आती है जितनी हम लोगों ने मेजर की होती है तो इट मीन्स कि हमारा जो रिएक्शन है वो 100% एफिशिएंट है। एक्चुअल यील्ड क्या होती है? एक्चुअल यील्ड वो यील्ड होती है जो हम जब रिएक्शन एक्चुअली लैब में परफॉर्म करते हैं और लैब में परफॉर्मेंस के बाद जो हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलती है वो हमारी एक्चुअल यील्ड होती है। और परसेंटेज यील्ड क्या होती है? वो एक्चुअल यील्ड को जब हम थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं विद 100 तो हमें परसेंटेज यील्ड मिलती है। रीज़न हम क्यों ये परसेंटेज यील्ड फाइंड करते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल यील्ड होती है वो थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम होती है। मतलब जो थ्योरेटिकली हम फाइंड करते हैं कि जब ये रिएक्शन होगा तो इतनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगी, जो एक्चुअली हम रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उतनी प्रोडक्ट नहीं बनती। रीज़न ये होती है कि रिएक्शन हमारा 100% हम ज़रूरी नहीं है कि ठीक हो, मे बी कंप्लीट रिएक्शन ना हो, या मे बी रिएक्शन जो है वो लॉस हो सकता है कुछ रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट का ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन या हैंडलिंग के, या रिएक्शन जो है टोटली कंप्लीट ही ना हुआ हो, या कोई भी साइड रिएक्शन होने की वजह से एक्चुअल यील्ड वो ना हो जो हमने एज्यूम की थी। इसीलिए हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। इम्पॉर्टेंस ऑफ परसेंटेज यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड हम इसलिए फाइंड करते हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि हमारा रिएक्शन कितना एफिशिएंट था। मतलब अगर रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होती है इट मीन्स कि हमारा रिएक्शन जो था वो सक्सेसफुल था और एक एफिशिएंट रिएक्शन था। लेकिन लो परसेंटेज यील्ड हमें ये बताती है कि हमें हमारी रिएक्शन में बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल इश्यूज़ थे। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4.12 कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ ओजोन दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय 10 ग्राम ऑफ O2, एक्चुअल यील्ड इज दिस। अब क्वेश्चन में एक्चुअल यील्ड ऑलरेडी गिवन है। अब फॉर्मूला हमें एक्चुअल यील्ड को डिवाइड करना है थ्योरेटिकल यील्ड से और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स के वी नीड थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन हमें ये कह रहा है कि हमने ओजोन को प्रोड्यूस करना है फ्रॉम O2, यानी कि O3 प्रोड्यूस करना है। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 लगा देते हैं। इट मीन्स कि 3O2 जो है वो 2O3 को प्रोड्यूस करता है। अब गिवन हमें है कि हम लोगों ने 10 ग्राम O2 का यूज़ किया है। अगर 10 ग्राम O2 है तो प्रोडक्ट कितनी प्रोड्यूस होगी? अकॉर्डिंग टू अब जब भी हमें कोई भी
इक्वेशन में मास गिवन होता है तो मैंने आपको कहा है सबसे पहले आप मास को मोल में कन्वर्ट करो और उसके लिए आप क्या करो, मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, दैट इज़ 32। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.3125। अब हम लोगों ने दोनों को देखना है कि दोनों को कंपेयर करना है कि किससे कितनी प्रोडक्ट बनेगी। अब देखिए ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब 3 मोल्स O2 के यूज़ करते हैं तब जाके 2O3 प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 यूज़ करेंगे तो 2/3 प्रोड्यूस होगा O3, लेकिन हमारे पास है कितने हैं 0.3125। तो इससे कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा 2/3 इंटू 0.3125 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.208। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली अगर हम थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन सॉल्व करें और थ्योरेटिकल ईल्ड को देखें तो थ्योरेटिकल ईल्ड जो है वो होगी वो 0.208 मोल्स होगी। हमें आंसर मास में गिवन है, एक्चुअल ईल्ड हमें मास में गिवन होती है, इसलिए हम इसको मास में कन्वर्ट करेंगे। मास में कन्वर्ट करने के लिए हम मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास से और ओजोन का मोलर मास होता है 48। तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 ग्राम। इसका मतलब है कि जो थ्योरेटिकल ईल्ड है वो 10 ग्राम है। परसेंटेज ईल्ड फाइंड करने के लिए एक्चुअल ईल्ड जो है 1.05 उसको डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल ईल्ड से जो 10 ग्राम है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और परसेंटेज ईल्ड हमारे पास आ जाएगी 10.5%। नेक्स्ट कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.6। क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ KMnO4, 10 moles of FeCl2 and 22 moles of HCl। अब गिवन है हमारे पास कि 10 moles FeCl2 के हमने लिए और 22 moles हमने HCl के लिए और हमने ये फाइंड करना है कि कितना FeCl3 प्रोड्यूस होगा। तो हमने पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट देखना है और लिमिटिंग रिएक्टेंट के बाद ही हम बता सकते हैं कि कितना जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई होगी। पहले हम FeCl2 को चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे विद प्रोडक्ट FeCl3 एंड देन हम HCl के साथ इन दोनों की रेशो लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 5 FeCl2 जो हैं वो 5 ही FeCl3 प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर 1 है तो 1 5/5 और अगर 10 है तो 10 5/5 इंटू 10 मतलब के 10 मोल्स ही प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह HCl को अगर हम देखें तो 8 HCl अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 5 FeCl3 प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स कि 1 5/8 प्रोड्यूस करेगा और क्वेश्चन में 22 मोल्स हैं, इसका मतलब कि 22 मोल्स 5/8 इंटू 22 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे और वो मोल्स कितने बनते हैं 13.75। अब देखें तो सबसे कम प्रोडक्ट जो है FeCl2 प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और उसकी जो प्रोडक्ट की अमाउंट होगी वही एक्चुअल प्रोडक्ट की अमाउंट होगी जो आ रही है 10 मोल्स। यहाँ पर मोल्स गिवन है, मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे फेरिक क्लोराइड के मोलर मास से जो है 162। आंसर आ जाएगा 1620 ग्राम्स। Next है baking soda is commercially prepared by passing ammonia and carbon dioxide through saturated solution of NaCl. If 20 gram of NH3, 30 gram of CO2 and 40 gram of baking soda is produced, then calculate percentage yield of baking soda taking NaCl and H2O in excess। हमें ये जो वैल्यू गिवन है प्रोडक्ट की, दिस इज एक्चुअल ईल्ड जो आई है। हमने अब थ्योरेटिकल ईल्ड फाइंड करके परसेंटेज ईल्ड को फाइंड करना है। थ्योरेटिकल ईल्ड फाइंड करने के लिए हम ये चेक करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही हमें पता लग जाएगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें कितना प्रोडक्ट देगा। उसके लिए जो मैसेज गिवन है हम उनको पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे और उनको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम मैसेज को मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो 20/17 और यहाँ पर हम करेंगे 30 बाय मोलर मास ऑफ CO2 दैट इज़ 44।
20/17 आंसर आएगा 1.7, जबकि ये हमें देता है 0.608 मोल्स। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट के साथ, इनकी रेशियो लेंगे। NaCl अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक NaCl ही एक बेकिंग सोडा NaHCO3 प्रोड्यूस करता है 1 मोल। तो इट मीन्स कि अगर 1.7 मोल्स NaCl के लेंगे तो 1.7 मोल ही प्रोडक्ट बनेगा। अब हम ले लेते हैं CO2 और बेकिंग सोडा का हम कंपैरिजन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 ही प्रोड्यूस कर रहा है, इट मीन्स कि 0.68 मोल 0.68 ही प्रोड्यूस करेगा। अब कम प्रोडक्ट हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग है और प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग आएगी और वो आएगी 0.68 मोल्स। अब सबसे पहले मास में कन्वर्ट करने के लिए हम 0.68 मोल्स को बेकिंग सोडा के मोलर मास से, दैट इज़ 84, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 57.12 ग्राम्स। तो जो ये ईल्ड आई है ये हमारी थ्योरेटिकल ईल्ड है। परसेंटेज ईल्ड फाइंड करने के लिए हम एक्चुअल ईल्ड को डिवाइड करते हैं थ्योरेटिकल ईल्ड से, जो है 57.12, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। आंसर हमारे पास आ जाएगा 70.02। तो इट मीन्स कि ये हमारी आ गई है परसेंटेज ईल्ड। टॉपिक 4.4 इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टोशियोमेट्री इन द प्रोडक्शन एंड डोजेज ऑफ मेडिसिन। रोल ऑफ स्टोशियोमेट्री इन मेडिसिन प्रोडक्शन। स्टोशियोमेट्री जो है, जो कि हमने इसमें पढ़ा है कि इसमें हम ये फाइंड करते हैं कि कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। इसी को हम यूज़ करके हम ये भी बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कितनी अमाउंट एक्टिव इंग्रेडिएंट की हमने यूज़ करनी है कोई भी मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए, ताकि वो इफ़ेक्टिव हो सके। उसके अलावा ये हमें हेल्प करती है कि हम उस ड्रग बनाने में कम से कम एरर्स करें, ताकि जो प्रोडक्ट हमारी बने वो ज़्यादा एफिशिएंट हो। उसके अलावा अगर हम स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन से अब डिविएट कर जाएं, मतलब प्रॉपर फॉलो ना करें, तो कंप्लीट रिएक्शन इनकम्प्लीट भी हो सकता है और हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें रिएक्टेंट या अनवांटेड प्रोडक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। उसके अलावा अगर हम प्रॉपरली इसको फॉलो करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की प्योरिटी भी हम मेंटेन कर सकते हैं और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। Ensuring efficiency, effectiveness and safety. Stoichiometry allows chemists to precisely control the chemical reaction involved in drug production. मतलब कि ड्रग प्रोडक्शन के लिए हमें कितने केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है, किस तरह का रिएक्टेंट और किस तरह का प्रोडक्ट रिक्वायर है, उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ करके हम प्रॉपर ड्रग की सिंथेसिस कर सकते हैं। पहली एग्जांपल है एंटीबायोटिक प्रिपरेशन। एंटीबायोटिक प्रिपरेशन में हम ये चेक करते हैं कि प्रोडक्ट की प्रिपरेशन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो बैक्टीरिया, स्पेसिफिक बैक्टीरिया को टारगेट करने के लिए हम यूज़ करें, उसकी कितनी अमाउंट यूज़ करनी है। क्योंकि अगर अमाउंट थोड़ी ज़्यादा या कम होती है तो फिर वो प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। नेक्स्ट, इंसुलिन प्रोडक्शन। तो स्टोशियोमेट्री हमें हेल्प करता है ताकि हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकें, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए, करेक्ट डोजेज फाइंड कर सकें जो डायबिटिक पेशेंट को रिक्वायर होती है, क्योंकि ओवर या अंडर डोजेज जो है वो प्रॉब्लम कॉज करती है। नेक्स्ट है वैक्सीन प्रिपरेशन। स्टोशियोमेट्री हेल्प करती है कि हम करेक्ट कंसंट्रेशन यूज़ करें किसी भी वैक्सीन में वायरल एंटीजेंस की, ताकि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके। उसके अलावा अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो स्टोशियोमेट्री जो है वो हेल्प करती है कि पेशेंट को हम एक्यूरेट डोज दे सकें, ताकि सक्सेस रेट्स ड्रग थेरेपी का ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और साइड इफ़ेक्ट्स कम हों, और इस तरह हम लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। MCQs 1. Which sample produces most hydrogen by reaction with excess of HCl? अच्छा, सबसे पहले हमारे पास कैल्शियम है। तो कैल्शियम जो है ये हमें पता है ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकता है। सो ये एट अ टाइम 2 हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट एक CaCl2 प्रोड्यूस होगा और साथ H2 गैस प्रोड्यूस होगी। अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, सो ये भी 2 HCl के साथ ही रिएक्ट करके ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। जबकि एल्यूमिनियम हमें पता है ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, सो वो 3 HCl के साथ
ज्वाइन करके हमें AlCl3 प्लस 3/2 H2 देगा। जबकि सोडियम जो है ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, ये एक HCl के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि एक Na एक Cl के साथ रिएक्ट करता है, तो NaCl प्लस 1/2 H2। तो अगर हम नोट करें तो सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो प्रोड्यूस हो रही है बाय एल्यूमिनियम, और तीनों की जो सारों के मोल्स सेम है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। MCQ नंबर 2 है, अ फ्लास्क कंटेन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ SO2 एट STP, द फ्लास्क कंटेन्स SO2। वॉल्यूम जो है फ्लास्क का दैट इज़ 500 सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है कि जो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है उस वॉल्यूम में 1 मोल प्रेजेंट होता है। तो अगर 22.414 डेसीमीटर क्यूब में 1 मोल है तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 1/22.414 मोल प्रेजेंट होगा। और हम यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब में वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में इतना है, तो 0.5 डेसीमीटर क्यूब में कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 22.414 इंटू 0.5। आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.0223। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास मोल हैं, ठीक है, और मोल को हमने मास में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। SO2 का मोलर मास इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर सल्फ़र का मास ऐड कर दें ऑक्सीजन के मास में। सल्फ़र का जो मास होता है दैट इज़ 32 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का 32 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 64। तो हम इस वैल्यू को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट आंसर 1.42 ग्राम। सो इट मीन्स कि दिस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। When 1 mole of each of the following is completely burnt in oxygen, which will give the greater mass of CO2? उसके लिए हम सबकी इक्वेशन लिखते हैं। CO जब O2 के साथ मिलता है 1 मोल तो CO2 बनाता है, जबकि डायमंड में सिर्फ कार्बन है, देन एक कार्बन O2 के साथ मिलकर वो भी CO2 बनाएगा 1 मोल। ईथेन जो है हमें पता है दैट इज़ C2H6, जब ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देगा। जबकि मीथेन में अगर हम बात करें तो मीथेन CH4 होता है, अगर इसको O2 के साथ रिएक्ट करें तो ये हमें 1 CO2 देता है। एक कार्बन है तो 1 मोल मीथेन में एक ही कार्बन होगा, तो एक कार्बन से एक ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो एज अ रिज़ल्ट अगर हम चेक करें तो ईथेन जो है वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मास भी सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट MCQ है, विच वन ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम एट STP। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें सबके मोल्स का पता होना चाहिए। मोल्स फाइंड करने के लिए हम मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम मोलर मास इसका 32 है, यहाँ पर 1 इंटू डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 16 और यहाँ पर 1/46। तो हमें पता है कि जितना जो छोटा वाला डिनोमिनेटर जो है वो जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी बड़ी होगी, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी इसकी। सो इट मीन्स कि इसका जिसका मोल ज़्यादा होता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। सो ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। 0.2 moles of Na2SO4 when completely ionized produces sodium ions। तो हमें पता है अगर हम Na2SO4 को आयोनाइज करते हैं तो उससे 2 सोडियम आइंस प्रोड्यूस होते हैं और एक सल्फेट का आयन प्रोड्यूस होता है। तो अगर 0.2 मोल्स लेंगे तो वो 0.2 इंटू 2 मोल्स सोडियम के आइंस प्रोड्यूस करेगा, यानी कि 0.4। अब हमने अगर फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ आइंस, तो नंबर ऑफ़ आइंस के लिए हम नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगेड्रो नंबर से, दैट इज़ 6.022 इंटू 23 इंटू 10⁻23 और आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻23।
तो जो आंसर करेक्ट है वो है ऑप्शन सी। How much volume of NH3 gas produced when 3 gram of hydrogen reacts with excess of nitrogen at STP? इसके लिए हम लोग इक्वेशन पहले लिखेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान। हमें पता है जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस होता है अमोनिया। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। हमने कहा ये है कि कितना वॉल्यूम NH3 का प्रोड्यूस होगा जब 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। उसके लिए सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मोल में। मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं, दैट इज़ 2। आंसर आ जाएगा 1.5 मोल्स। फिर हम हाइड्रोजन और NH3 के बीच में रेशो ले लेंगे कि हाइड्रोजन जो है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 3 हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करता है 2 NH3, तो 1 कितने प्रोड्यूस करेगा 2/3। और हमने कितने फाइंड करने 1.5 कितने प्रोड्यूस करेगा 2/3 इंटू 1.5। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 मोल। अब हमने देखना है ये है कि वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर मोल 1 है तो हमें पता है कि 1 मोल में 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। सो ऑप्शन 22.4 डेसीमीटर क्यूब ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर 22.414 डेसीमीटर क्यूब आंसर आता है। When equal volumes of SO2 and O2 taken for the formation of SO3, which one will be left unreacted? अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखें बिटवीन SO2 एंड O2 तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो 2 SO2 और O2 के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो 2 SO3 प्रोड्यूस होंगे। अब अगर हम चेक करें तो अब रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। सल्फ़र यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6 और यहाँ पर भी 2 3 ज़ा 6 ऑक्सीजन कंप्लीट है। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 SO2 एक O2 के साथ रिएक्ट करता है तब जाके 2 SO3 बनते हैं। मतलब कंप्लीट रिएक्शन के लिए 2 सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ 1 ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम दोनों का इक्वल वॉल्यूम ले लें, इट मीन्स के सल्फ़र डाइऑक्साइड हम 1 मोल ले लें तो इट मीन्स कि वो पहले कंज्यूम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो एट द एंड रह जाएगा। सो ये ऑक्सीजन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट MCQ है 0.1 मोल्स ऑफ लॉफिंग गैस कंसिस्ट ऑफ। हमें पता है कि 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट इज, तो 0.1 मोल में इसका आंसर आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अब हम लोगों ने देखने हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल, तो ये ऑप्शन तो ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है 1.806 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब हमने देखना है कि N2O के इतने मोल्स में एटम्स कितने होते हैं। तो हमें पता है कि एटम्स एक N2O में 3 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे मल्टीप्लाई बाय 3। और जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 1.806 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो हम ये ऑप्शन भी इसका मतलब है कि ठीक है। थर्ड ऑप्शन है 1.204 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमने देखा है कि इसमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं। फिर इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और आंसर आ जाएगा 1.204 इंटू 10⁻23। इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच पेयर कंटेन्स इक्वल क्वांटिटीज वॉल्यूम ऑफ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट STP। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के मोल्स फाइंड करेंगे। जिनके मोल्स इक्वल होंगे
उनमें इक्वल क्वांटिटीज़ प्रेजेंट होंगी। यहाँ पर हम मोल फाइंड करने के लिए 28/28 यानी कि मास डिवाइड बाय मोलर मास करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1। जबकि मीथेन का जो मोलर मास है 8/16 है, तो हमें पता है ये 1 के इक्वल नहीं होगा, सो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है 0.1 मोल्स ऑफ NH3 एंड दिस मोल्स ऑफ O2। अब यहाँ पर तो हमें मोल्स पता है, इनके मोल्स फाइंड करने के लिए हम 2.2414 को मोलर वॉल्यूम यानी कि 22.414 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा 0.1। अब इसके मोल्स भी 0.1 है, इसके भी 0.1 है, इट मीन्स के ये वाला जो ऑप्शन है ये ठीक है। और अगर हम यहाँ पर ही बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ हमें पता है कि 1 मोल में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने 1.204 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स की बात की और यहाँ पर 4.8 × 10⁻24 एटम्स की ऑफ NH3 की बात की हुई है। तो दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी अगर आप सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है कि 0.1 मोल्स ऑफ NH3 एंड 22.2414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2 at STP हैव इक्वल क्वांटिटीज़। 10th MCQ है when 12 moles of Y reacts with excess of X and gives 3 moles of Z, its percentage yield is. According to balanced chemical equation, 3 moles of Y produces 1 mole of Z. So 1 mole of Y will produce 1/3 moles of Z. और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें अवेलेबल हैं जो है वो 12 मोल्स हैं, इट मीन्स कि 12 मोल्स ऑफ वाई प्रोड्यूस करेंगे 1/3 × 12, आंसर आ जाएगा 4 मोल्स। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये थ्योरेटिकल वैल्यू है और क्वेश्चन में गिवन है कि 3 मोल्स ऑफ जी जो है वो एक्चुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमने परसेंटेज ईल्ड फाइंड करनी है। परसेंटेज ईल्ड फाइंड करने के लिए आप एक्चुअल ईल्ड को डिवाइड करते हो थ्योरेटिकल ईल्ड से और मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, जिसका आंसर आ जाएगा 75%। सो परसेंटेज ईल्ड इज 75%। आई होप कि आपको सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।